जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 39 है और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यूपीएससी एंड एसपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। आपको इस क्लास का सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं रख लेना है। आप ये नहीं समझिएगा कि सारी चीजें तो लिखी हुई हैं तो हम क्या करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पढ़ लेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, क्या आप उन्हें पढ़ते हैं? नहीं ना। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। सारी चीजें अच्छे से समझनी है, उसके बाद कॉपी पे आपको नोट करनी है, ठीक है। तो यूपीएससी और एसपीएससी पढ़ने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, कब से इसकी परीक्षाएं जो हैं उनका आयोजन होना शुरू हुआ है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा का प्रारंभ कब से हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघ लोक सेवा का प्रारंभ कब से माना जाता है तो ब्रिटिश काल से जो है संघ लोक सेवा का प्रारंभ माना जाता है। ब्रिटिश काल से ही संघ लोक सेवा का जो है प्रारंभ माना जाता है। पूछिएगा आपसे संघ लोक सेवा का जन्मदाता देश कौन सा है। अगर आपसे पूछ ले कि जन्मदाता देश कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। क्लियर। इसके बाद भारत में सिविल सेवा का जनक, जो भारत में आपकी सिविल सेवाएं हैं इनका जनक किसे माना जाता है या किसे कहा गया है तो वो हो जाएंगे आपके कॉर्नवालिस। कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस। क्लियर। ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गए। संघ लोक सेवा का प्रारंभ कब से है तो ब्रिटिश काल से है। संघ लोक सेवा का जन्मदाता देश कौन सा है? ब्रिटेन है। भारत में संघ लोक सेवा का जनक कौन है तो वो है आपके कॉर्नवालिस। क्लियर। इसके बाद अब देखिए, जो आपका पहले ब्रिटिश काल में क्या था, कंपनी का शासन था। आप सभी को पता है कि ब्रिटिश काल में आपका कंपनी का शासन हुआ करता था और तब संघ लोक सेवा आयोग जो इसमें नियुक्त होते थे अध्यक्ष वगैरह, तब इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। क्या होता था? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्ति की जाती थी। सीधे ही कोई भी परीक्षा नहीं होती थी। पहले जब कंपनी का शासन था क्या होता था, उसी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे उनके द्वारा इसकी नियुक्ति कर दी जाती थी। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते थे उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी और उन्हें प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए लंदन के हैलीवेरी कॉलेज में भेजा जाता था। इतनी बात आप समझ गए। कंपनी का जब शासन काल था उस टाइम पे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन नहीं होता था। क्या होता था, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे उनके द्वारा नियुक्ति कर दी जाती थी और उन्हें फिर प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए लंदन के हैलीवेरी नामक कॉलेज में भेजा जाता था। चीजें क्लियर? ठीक। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये बात हुई क्या कि ऐसे कैसे चलेगा भाई, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा जो है नियुक्ति कर दी जाती है, इसके लिए कोई परीक्षा का तो आयोजन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो 1854 में क्या होता है, 1854 में लॉर्ड मैकाले क्या करते हैं, एक कमेटी बनती है। उसमें 1854 में एक कमेटी बनती है, लॉर्ड मैकाले जिसके अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो नियुक्ति है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी जो नियुक्ति है ये प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराने का सुझाव दिया। जो 1854 में एक कमेटी बनी तो उसमें लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा कि जो नियुक्ति है वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराने का सुझाव दिया और इस सुझाव को माना गया। तभी आपका इस सुझाव को मानने के बाद 1955 में
पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ, लेकिन लंदन में। समझे पॉइंट? 1955 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है, लेकिन लंदन में होता है, भारत में नहीं होता है। अब भाई ये क्या है कि लंदन में अब कोई है परीक्षार्थी ऐसा, कोई विद्यार्थी ऐसा जो परीक्षा तो देना चाहता है यूपीएससी की, लेकिन भाई लंदन तक जाने में वो असमर्थ है। कैसे जाएगा लंदन? भाई गरीब परिवार से अगर कोई है या फिर कोई नहीं जा सकता इतनी दूर, तो वो परीक्षा देना चाहता है लेकिन उसे लंदन जाना होगा। लंदन वो जा नहीं पा रहा है, इसलिए वो परीक्षा भी नहीं दे पा रहा। तो ये चीजें सामने आई। तब क्या हुआ? जब ये चीजें सामने आई तो 1912 में क्या होता है, एक इस्लिंगटन आयोग बनता है। 1912 में इस्लिंगटन आयोग बनता है जिसने परीक्षा भारत और लंदन में कराने का सुझाव दिया। 1912 में इस्लिंगटन आयोग बनता है जिसने ये सुझाव दिया कि भाई परीक्षा तो हो, लेकिन भारत में और लंदन में दोनों जगह हो। जब लंदन में परीक्षा का आयोजन होता है उसी टाइम भारत में भी परीक्षा होनी चाहिए, ताकि जो भारत के परीक्षार्थी हैं वो भी परीक्षा दे सके अपने, उन्हें कोई समस्या ना हो इतनी दूर जाने आने में, और भाई लंदन वाले तो अपना देंगे ही लंदन में। तो उन्होंने ये सुझाव दिया। इसी सुझाव के चलते 1922 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत तथा लंदन में हुआ। इसी सुझाव के चलते 1922 में पहली बार प्रतियोगी जो परीक्षा है इसका आयोजन लंदन में भी होता है और साथ ही साथ भारत में भी होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक, इसके बाद क्या होता है 1926 में ली आयोग का गठन होता है, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कब? 1926 में ली आयोग का गठन होता है और ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इसके बाद क्या होता है, आप सभी को पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से क्या होता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो अब आपका क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी। क्लियर? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, यूपीएससी एवं एसपीएससी को संवैधानिक संस्थाएं बना दिया जाता है। क्लियर? स्वतंत्रता के बाद इन दोनों संस्थाओं को संवैधानिक संस्थान बना दिया जाता है और 1950 में क्या होता है, आपका जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग हो जाता है, जो कि वर्तमान में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये इतिहास था आपके संघ लोक सेवा आयोग का। उम्मीद है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का संविधान में जो है उल्लेख कहाँ है, कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुच्छेद है आपके 315 से 322 तक, 315 से 322 तक अनुच्छेद है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा गया है आपके 315 अनुच्छेद में, संघ के लिए क्या होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग। संघ के लिए यानी कि केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। सभी राज्यों का अपना अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जैसे यूपी का यूपीपीएससी, एमपी का एमपीपीएससी,
बिहार का बीपीएससी इसी तरह सभी राज्यों का अपना अपना लोक सेवा आयोग होगा और केंद्र का होगा संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर? लेकिन आप कहेंगे क्या ये जो है राज्य लोक सेवा आयोग है 2 राज्यों का एक बन सकता है? 2 राज्यों का एक संयुक्त बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है? राज्यों के अनुरोध पर, जब राज्य ऐसा अनुरोध करेंगे संसद से कि भाई हम 2 राज्य हैं आपस में, हमें एक लोक सेवा आयोग की जरूरत है, तो वही बताया गया है कि राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा, संसद कानून बना करके संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि ज्वाइंट पीएससी, झारखंड पीएससी नहीं पढ़ेंगे, ये ज्वाइंट पीएससी लिखा है, ठीक है। राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संसद के द्वारा राज्यों के अनुरोध पर। क्लियर? आगे, राज्य के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यूपीएससी राज्य के लिए उसी, हाँ देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर कोई राज्य ये चाहे कि भाई कोई एक विशेष भर्ती का आयोजन करना चाहे कि हमें कोई एक विशेष भर्ती, हमारे राज्य के लिए कोई एक विशेष भर्ती निकलवा दीजिए, एक विशेष कर्मचारियों की हमें जरूरत है, तो क्या होगा कि राज्यों के अनुरोध पर राज्य अनुरोध करेंगे और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राज्यों के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यूपीएससी क्या कर सकता है, यूपीएससी जो आपका आयोग है ये क्या कर सकता है, राज्य के लिए किसी विशेष भर्ती का आयोजन करा सकती है। यूपीएससी राज्य के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर क्या कर सकता है, राज्य के लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन करा सकता है। भाई हम आपकी भर्ती करा देंगे। क्लियर? अब यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो बता दीजिए फटाफट से यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी, है ना, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, अच्छे से क्लियर हुई या नहीं? हो गई होंगी, उम्मीद है अच्छे से चीजें क्लियर आपको, ठीक है। तो अब आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बाद में नोट कर सकते हैं, अगर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इनकी शर्तें होती हैं, पद नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या होती है, कार्यकाल क्या होती है, वो सारी चीजें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब तक आप पहले इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी और एसपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं, क्या उनकी सेवा शर्तें होती हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका कार्यकाल कितना होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं या फिर उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सारी चीजें मैंने एक टेबल के रूप में लिख दी हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी और चीजें जैसे कि जैसे लिखी हैं बोर्ड पर ऐसे ही आपके माइंड में छप जाएंगी। तो बहुत अच्छे से चीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग भी एक टेबल इस तरह से बना लीजिएगा। एक तरफ आप लिखेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और दूसरी तरफ लिखेंगे आप एसपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। क्लियर? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, संख्या और योग्यता, यानी कि नियुक्ति कैसे होगी, इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो कौन तय करेगा और संख्या कितनी होनी चाहिए और योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए जो आपका यूपीएससी होता है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। जो इनकी नियुक्ति होगी राष्ट्रपति जी के द्वारा होगी और सदस्य संख्या, जो सदस्य संख्या है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है। कितनी भी संख्या
होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। और इन सदस्य संख्या कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। और इनकी सेवा शर्तें भी कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे, सदस्य संख्या और सेवा शर्तें। जो संख्या है सदस्यों की, सामान्यतः जो सदस्यों की संख्या होगी 9 से 11 तक हो सकती है। वही चीज इसमें लिखी है, देखो सदस्य संख्या और सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। ठीक है, आगे योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। इनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या है कि आधे सदस्य, जितने भी आपकी सदस्य होंगे यूपीएससी में, जितने भी सदस्य होंगे उसके 50% सदस्य केंद्र या राज्य की सेवा में 10 वर्ष का अनुभव हो। जितने भी सदस्य होंगे उसमें जो आधे सदस्य होंगे 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्र या राज्य की सेवा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। क्लियर? तो समझ गए, योग्यता समझ गए, नियुक्ति कौन करेगा वो समझ गए, और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। ठीक, आगे एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। स्टेट का है तो राज्यपाल। जिस तरह केंद्र में ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उसी तरह राज्य में ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है, केंद्र की भांति। ठीक, समझ गए? अच्छा लग रहा है, ये टेबल के रूप में समझने में आसानी है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है कार्यकाल, कि कार्यकाल कितना होना चाहिए। देखिए, जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए आप 60 वर्ष के हैं, कोई सदस्य इसमें 60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद सिलेक्ट होते हैं, तो उन्हें 6 वर्ष का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे वो 65 साल के हो जाएंगे, उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। 62 साल के हैं, अब 6 वर्ष तक उन्हें थोड़ी ना रखा जाएगा पद पे। जैसे ही 65 साल उनकी कंप्लीट हो गई, उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। 6 साल पहले होता है तो 6 साल, अगर 65 साल पहले होता है तो 65 साल। इसी प्रकार से एसपीएससी में 6 वर्ष या 62 साल, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष पहले हो गए तो 6 वर्ष बाद, और 62 साल पहले हो गए तो 62 वर्ष बाद। क्लियर? इसके बाद पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति का मतलब, जैसे यूपीएससी या एसपीएससी के कोई अध्यक्ष हैं या फिर उनके सदस्य हैं, क्या उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए क्या है, नहीं होगी भाई। जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ना यूपीएससी में ना एसपीएससी में। लेकिन जो सदस्य हैं यूपीएससी या एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। बात को यहाँ पर समझिए, जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं इनको तो सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, ना यूपीएससी का ना एसपीएससी का। लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं उन्हें या तो यूपीएससी या फिर एसपीएससी के अध्यक्ष बना दिया जा सकता है, लेकिन सदस्य उन्हें भी नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी तरह एसपीएससी के जो होते हैं उनकी भी नहीं होगी पुनर्नियुक्ति, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन जो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं वो यहाँ तो नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ के जो हैं वो यहाँ पे अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर सदस्य बन सकते हैं। क्लियर? तथा अन्य स्टेट के पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं।
मान लीजिए यूपी के हैं तो वो यहाँ पे बन सकते हैं, या फिर किसी अन्य स्टेट यानी कि एमपी या बिहार के पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। क्लियर? ठीक। इसके बाद निष्कासन या निलंबन। इसके बाद निष्कासन या निलंबन यानी कि उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उनको पद से हटाने के कुछ आधार होते हैं। ऐसे ही नहीं कह देंगे कि जाओ भाई आपको निलंबित किया जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। आधार कौन कौन से हैं ये समझिए आप। पहला, दिवालिया घोषित, या तो उन्हें वो दिवालिया घोषित हो चुके हों, या फिर दूसरा क्या है, पद के कर्तव्यों के बाहर वेतन नियोजन, या फिर पद के कर्तव्यों के बाहर वेतन नियोजन, यानी कि इस पद पर रहते हुए भी किसी अन्य सरकारी जॉब में हों या फिर कहीं और जगह से भी वेतन ले रहे हों, तब भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद एक आधार क्या है, राष्ट्रपति जी की नजर में शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो, या तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, अक्षम हो, या फिर मानसिक रूप से अक्षम हो, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। 3 आधार। चौथा आधार क्या है, कदाचार। कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार सिद्ध होने पर, यानी कि कदाचार का मतलब मान लीजिए कहीं करप्शन में पाए जाते हैं कि भाई आपने यहाँ ऐसे ऐसे धांधली कर दी है, तो आपको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ आरोप लगाने से नहीं हटाया जा सकता। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी। पहले कदाचार सिद्ध होने के लिए पहले क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी होगी। पहले उन पर सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, और उस आदेश, वो जो आदेश होगा वो बाध्यकारी होगा। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेंगे उसी के आधार पर इन पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया और राष्ट्रपति जी ना माने। सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी होगी। क्लियर? ये चीजें समझ गए। अब आ जाइए स्टेट पीएससी पर। स्टेट पीएससी में क्या होता है, यहाँ भी यही है, भले ही नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है यूपीएससी की भांति राष्ट्रपति द्वारा ही होगी। ठीक, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ है। नियुक्ति भले ही राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाया उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा ही जाएगा। क्लियर? आगे देख लीजिए त्यागपत्र। त्यागपत्र, भाई यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य होंगे वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल जी को देंगे। सिंपल सी चीज है। अगला, स्वतंत्रता हेतु प्रावधान। अब भाई इनकी स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान भी है। इतनी बड़ी पोस्ट है तो इनकी स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान भी हैं। जैसे इन्हें कार्यकाल की स्वतंत्रता है, कार्यकाल की सुरक्षा है इनके। दूसरा, इनके जो वेतन भत्ते पेंशन एवं जो भी खर्चे होंगे, वेतन भत्ते पेंशन जो भी इनके खर्चे होते हैं, ये भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं जो वेतन भत्ते एवं खर्चे होते हैं। तीसरा, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। जब ये सेवानिवृत्ति हो जाएंगे तो इन्हें किसी भी सरकारी नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। चौथा, सेवा काल में सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कि अगर ये सेवा काल में है तो उस टाइम जो सेवा शर्तें हैं, मान लीजिए वेतन हो गया, भत्ते हो गए, पेंशन हो गए, इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कि इसमें कटौती नहीं होगी अगर कोई बड़ी इमरजेंसी जब तक नहीं आती है तब तक। क्लियर? उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, सभी यूपीएससी के समान केवल सभी जो चीजें हैं, ये जो सभी आधार है ये यूपीएससी के समान ही रहेंगे।
सिर्फ केवल वेतन भत्ते खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। जो यहाँ पर इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है, वो यहाँ पर राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। क्लियर? आगे क्या है? वार्षिक रिपोर्ट। एक वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो जो यूपीएससी होगा ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे, यानी कि राष्ट्रपति जी के समक्ष पेश करेंगे, जो इसे संसद में रखते हैं। जो ये अपनी रिपोर्ट है, यूपीएससी जो है रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति जी को देते हैं और राष्ट्रपति जी इस रिपोर्ट को संसद में रखते हैं। और एसपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल जी को देते हैं और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखते हैं। क्लियर? ये तो हो गया आपका यूपीएससी और एसपीएससी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ज्वाइंट पीएससी, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग। उसका जो है क्या होता है, उसमें नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी देख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसमें जो नियुक्ति होती है और सेवा शर्तें, त्याग पत्र, हटाया जाना, ये सारी चीजें राष्ट्रपति जी के द्वारा होती हैं। जो भी आपका ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें सेवा शर्तें, नियुक्ति, त्याग पत्र, हटाया जाना, सब कुछ राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। लेकिन जो ये वार्षिक रिपोर्ट है, ज्वाइंट स्टेटमेंट है, जो आपका ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ये अपनी राज्यपालों को सौंपेंगे। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे, बाकी सारी चीजें राष्ट्रपति जी के द्वारा होती हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर हुई? ये टेबल आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया? बताइए, आ गया? ठीक है। और यूपीएससी के जो आपके चेयरपर्सन हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं, अभी मैंने आपको बताया कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। अब आपको एसपीएससी के अध्यक्ष का नाम बताना है। जो भी विद्यार्थी जिस राज्य से है, अपने अपने राज्य के जो आपके स्टेट जो पीएससी के अध्यक्ष हैं उनका नाम बताएंगे। ठीक है? तो ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसको आप नोट कर लीजिए। 2-4 पॉइंट और हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इनको आप फटाफट से नोट कीजिए। तो साथियों, कुछ पॉइंट और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कार्य क्या होने चाहिए। यूपीएससी संघ के लिए और एसपीएससी राज्य के लिए भर्ती कराते हैं। इनका कार्य क्या है? यूपीएससी संघ के लिए भर्ती कराता है और एसपीएससी राज्य के लिए भर्ती कराते हैं। क्लियर? और राज्यों के द्वारा अनुरोध करने पर यूपीएससी राज्य के लिए विशेष भर्ती की सहायता या संचालन करता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर राज्य अनुरोध करते हैं यूपीएससी से कि भाई मुझे कोई एक विशेष भर्ती करानी है, उसमें मेरी सहायता कीजिए, तो वही है यूपीएससी राज्य के लिए विशेष भर्ती की सहायता या संचालन करता है। राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यदि कहता है कि मेरे पास काम ज्यादा है यार, मुझे कोई ऐसी भर्ती करवा दीजिए मेरी सहायता के लिए, तो उसके लिए ये यूपीएससी राज्य के लिए विशेष भर्ती की सहायता या संचालन कराता है। क्लियर? इसके बाद यूपीएससी एवं एसपीएससी कुछ मामलों में परामर्श भी देते हैं। अब कौन कौन से मामले में क्या परामर्श देते हैं वो देख लीजिए। जैसे सिविल सेवकों की भर्ती पद्धति से संबंधित सिद्धांतों पर, जो सिविल सेवक होते हैं इनकी भर्ती पद्धति से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उन पर क्या करते हैं, ये परामर्श देते हैं। सेकेंड, नियुक्ति प्रक्रिया में अनुसरण करने वाले सिद्धांत, नियुक्ति प्रक्रिया में अनुसरण करने वाले सिद्धांतों पर परामर्श देते हैं। प्रोन्नति एवं दूसरी सेवा में अंतरण के लिए सिद्धांत एवं सदस्यों की उपयुक्ता पर परामर्श देते हैं। सिविल सेवकों पर प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक विषयों पर भी ये क्या कहते हैं, परामर्श देते हैं। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्देशित करे उस पे भी ये क्या करते हैं, परामर्श देते हैं। क्लियर? तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी
और एसपीएससी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।